अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी पत्नी की बात सुनकर अपने घर के बगल में बनाए खुद के जिम के वर्कआउट कर रहे जहांगीर ने एक ही झटके से डंबल जमीन पर पटक दिए। तेज सांसें ले रहे जहांगीर ने अपने बेबी से पूछा, किसकी यह जरूरत हुई कि जहांगीर के बेटे जिम्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जहांगीर की आवाज से जिम में बाकी वर्कआउट कर रहे लड़के लड़कियां अचानक ही रुक गए और सभी लोग जहांगीर को देखने लगे। सभी लोग जानते थे कि वैसे तो जहांगीर काफी शांत रहता था, मगर अगर किसी ने जहांगीर को गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो आखिर खैर नहीं। पिछले हफ्ते ही जब वर्कआउट कर रहे एक लड़के ने जिम्मी को डंबल देने से मना कर दिया था, तो जहांगीर ने उसकी डंबल से उस लड़के की कार तोड़ दी और लड़के के साथ साथ उसके 4 दोस्तों की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। जहांगीर 35-40 साल का आदमी था, बेहद खतरनाक और गुस्सैल दिमाग वाला। जहांगीर काफी ताकतवर भी था। रेगुलर कसरत और जिम की वजह से जहांगीर की मस्कुलर बॉडी काफी ताकतवर हो चुकी थी। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में जहांगीर का काफी दबदबा था। मिनिस्टर से लेकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों तक जहांगीर की पहुंच थी। इनलीगल कंट्रस्टेंट हो या एक्सपोर्ट, हर इनलीगल काम में जहांगीर का नाम सबसे ऊपर रहता था। नैपकिन से अपना पसीना पोंछ रहे जहांगीर ने फोन पर अपने बेबी फातिमा से पूछा, तुम बताती क्यों नहीं? कौन डराने की कोशिश कर रहा है हमारे बेटे को? और फिर जिम्मी मेरा बेटा है। किसी के डराने से वह डरपोक इतना डर गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। घबराई हुई फातिमा ने जवाब देते हुए कहा, क्लास में एक बच्चे ने जिम्मी से कह दिया कि उसे दिमाग में कोई इंफेक्शन हो गया है। यह सुनकर जिम्मी इतना डर गया कि वह 2 घंटों लगातार रोता रहा। रोते रोते उसकी सांस फूल गई और उसे उल्टियां भी होने लगी। फोन पर चिल्लाते हुए जहांगीर ने कहा, कौन था वह बच्चा जिसके यह करने की जरूरत की? मैं छोड़ूंगा नहीं उस बच्चे को। जिम्मी के पापा को शांत करवाते हुए फातिमा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो जहांगीर? छोटे से बच्चे पर तुम जुल्म करोगे? असली गुनहगार तो उस बच्चे की माँ है। स्कूल की टीचर ने जब उसे फोन करके स्कूल बुलाया तो मुझसे कहने लगे कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाकर लंबर पंचर की ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। तुम्हारे बेटे को कोई बहुत बड़ी ब्रेन की बीमारी हो गई है। मगर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि जिम्मी बिल्कुल ठीक है। इस तरह का मजाक करके पता नहीं क्या मजा आया होगा उस औरत को। तुम अगर उस वक्त जिम्मी का चेहरा देखते तब तुम्हें पता चलता कि उस औरत की वजह से जिम्मी का क्या हाल हुआ था। जहांगीर ने इशारा करके जिम में चल रहा म्यूजिक बंद करवा दिया और अपनी वाइफ से फोन पर कहा, अभी पता लगाता हूँ कि उस बच्चे के माँ बाप कौन है, फिर देखता हूँ कि इतनी हिम्मत किसमें है दिल्ली में कि जहांगीर के परिवार के साथ मजाक करे। फोन पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए फातिमा ने कहा, मैं भी यहाँ स्कूल वालों पर प्रेशर बनाती हूँ। आखिर ऐसे पेरेंट्स के बच्चे को वह इतनी बड़ी स्कूल में आने ही कैसे दे सकते हैं? अगर उस औरत ने अपनी बच्ची का एडमिशन खुद ब खुद पीछे खींच लिया तो ठीक है, वरना मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वह अपनी बच्ची का एडमिशन स्कूल से वापस खींच ले। जहांगीर ने कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल ऐसा ही करना। मैं भी पता लगाता हूँ कि उस बच्ची का बाप कौन है। 4 थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ेंगे तो पूरा खानदान समझ जाएगा कि जहांगीर के परिवार के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। वैसे क्या नाम बताया तुमने उस बच्ची का? कुछ देर नाम याद करने के बाद फातिमा ने जहांगीर से कहा, रिया गुलेरिया नाम है उस बच्ची का। जहांगीर का फोन रखने के बाद फातिमा ने स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल और हेड ऑफिस टीचर किन्नरी टीचर को फोन पर मैसेज भेज दिया। अगर उस बच्ची रिया गुलेरिया की मां ने मुझसे और मेरे बेटे से माफी नहीं मांगी तो मैं मैनेजमेंट से यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह रिया गुलेरिया का एडमिशन स्कूल से इमीडिएटली कैंसिल कर दे। जब यह रिक्वेस्ट फातिमा ने मैसेज करके बोला तो किन्नरी टीचर ने यह मैसेज पर सीधे अनिका को कॉल लगाकर कहा, मिस गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि रिया ने जानबूझकर जिम्मी को डराने के लिए यह सब कुछ नहीं किया था, मगर
अब मैं आपसे कैसे कहूँ? आप किसी तरह रिया से कहकर जिम्मी की माफी मंगवा लीजिए। यह मामला यहाँ पर ही ठंडा हो जाएगा। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद अनिका ने किन्नरी टीचर से कहा, आने वाले 3 दिनों तक आर्यन, मेरा मतलब है कि रिया स्कूल नहीं आएगी। अनिका जानती थी कि जिम्मी की कंडीशन काफी नाजुक थी। 3 दिनों के अंदर ही जिम्मी की मेडिकल कंडीशन के बारे में सबको पता चल जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद किन्नरी टीचर ने फातिमा को कॉल लगाकर कहा, मैंने यह फैसला लिया है कि जब तक यह मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, हमने रिया के स्कूल आने पर टेम्पररी रोक लगा दी है। रिया को सस्पेंड कर दिया है। यह सोचकर फातिमा ने चैन की सांस ली। जब जिम्मी के सारे टेस्ट पूरे हो गए तो फातिमा ने जिम्मी को शांत चेहरे की ओर देखा। तभी फातिमा को यह याद आया कि जिम्मी स्कूल में सर दर्द की कंप्लेंट कर रहा था। अपने बेटे के सर पर हाथ घुमाते हुए फातिमा ने पूछा, अब तो तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा ना बेटा? अभी भी जिम्मी को हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, मगर कुछ देर पहले जिम्मी जिस दर्द से गुजर रहा था उसके सामने यह दर्द ना के बराबर था। पहले से काफी ज्यादा रिलैक्स जिम्मी ने ना में अपना सर हिलाते हुए अपनी मम्मा से कहा, नहीं मम्मा, अब मुझे सर दर्द नहीं हो रहा। यह सुनते ही फातिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक लंबी राहत की सांस छोड़ते हुए फातिमा ने कहा, देखा बेटा, कभी भी कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे तो ऐसे डर मत जाना। पता नहीं उस औरत को छोटे से बच्चे को डरा कर क्या मिलना होगा, मगर तुम फिक्र मत करना। जिस बच्चे ने तुम्हारे साथ यह शैतानी की थी उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। वहाँ जिम के बाहर कुछ ही देर में जहांगीर के गैंग के लोग अलग अलग जीप में पहुंच चुके थे। जहांगीर के गैंग में ज्यादातर लोग दिल्ली के नामी गुंडे थे, जिनके ऊपर कई सारे फ्रॉड, चीटिंग और मारपीट के केस चल रहे थे। जहांगीर के एक गैंग मेंबर ने फोन पर किसी के साथ बात करने के बाद जहांगीर के पास आकर कहा, मैंने उस बच्चे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ का नाम है अनिका गुलेरिया। अपने आदमी के मुंह से यह बात सुनकर जीप के बोनेट पर बैठा जहांगीर हैरान रह गया। जहांगीर ने उस आदमी से पूछा, अकेले माँ है? क्या मतलब उस लड़की का कोई बाप नहीं है क्या? जवाब में उस आदमी ने जहांगीर से कहा, नहीं भाई, बाप का तो पता नहीं लगा पाया। आप कहे तो माँ को उठा लो। अपना ताकतवर हाथ बोनेट पर मारते हुए जहांगीर ने कहा, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता। अगर किसी तरह उसका बाप मेरे सामने आ जाए तो वह सब सिखाऊंगा और याद रखेगा कि दिल्ली में जहांगीर से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। ये कहते हुए जहांगीर फिर से जिम में जाकर ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक ही ट्रेडमिल को बंद करके जहांगीर ने अपने आदमियों से कहा, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में लगभग सारे बच्चे बड़े बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जरा पता लगाओ वह बच्ची किस खानदान से ताल्लुक रखती है। अगर कोई मामूली खानदान से है वह बच्ची, तो फातिमा से कहना कि वह खुद ही संभाल ले, और अगर कोई ऊंची और पहुंच वाला खानदान है तो मुझसे कहना, एक ही झटके में सारी अकड़ बाहर निकाल दूंगा। यह सुनते ही 2-3 आदमी तेजी से जिम के बाहर निकल गए। तभी एक आदमी जिम के अंदर आकर जहांगीर के पास आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से जहांगीर के कान में कहा, भाई, वह मल्होत्रा का लड़का आया है, क्रिस मल्होत्रा, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या कह दो उसे? ट्रेडमिल पर फिर से दौड़ना शुरू करते हुए जहांगीर ने अपने आदमी से कहा, अब यह छोटे मोटे बच्चे भी जहांगीर को मिलने से डरते नहीं है। लगता है तुम लोगों की दहशत दिल्ली में खत्म हो गई है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ भेजो उस लड़के को। कुछ देर बाद हल्का सा लंगड़ाते हुए क्रिस अंदर आया और जहांगीर के पास आकर खड़ा हो गया। ट्रेडमिल पर दौड़ रहे जहांगीर ने क्रिस से कहा, भाई, मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगने आया हूँ। जहांगीर ने क्रिस को बिना देखे ट्रेडमिल पर दौड़ने की अपनी स्पीड बढ़ा दी। ट्रेडमिल की हो रही आवाज में क्रिस को अपनी बात जहांगीर तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह अपनी आवाज ऊंची करके क्रिस जहांगीर से कहने लगा, भाई, अगले हफ्ते जो कार रेसिंग होने वाले है, क्या आप उसे 1 महीने बाद रखवा सकते हैं?
दरअसल मेरी एक टांग में फ्रैक्चर है। जहांगीर दिल्ली में ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करता था जिन्हें पूरी तरह से लीगल नहीं कहा जा सकता था, जिनमें से एक कार रेसिंग थी। इस कार रेसिंग पर दिल्ली और दुनिया से काफी लोग बेट लगाते थे। करोड़ों रुपए की हार जीत होती थी। हर बार रेस में पिछली कई रेस से क्रिस सबका फेवरेट रेसर था, मगर पिछली बार क्रिस रेस हार गया था, जिनकी वजह से क्रिस पर जिन लोगों ने बेट लगाई थी उनका काफी नुकसान हुआ था। क्रिस ने खुद भी इन रेसिंग से काफी पैसे बनाए थे, मगर पिछली रेस हारने के बाद क्रिस खुद भी काफी फाइनेंशियली प्रेशर में आ गया था। जहांगीर ने कुछ वक्त क्रिस की बातों का जवाब नहीं दिया। कुछ देर ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद जहांगीर ट्रेडमिल से उतर गया। नैपकिन से अपने शरीर का पसीना पोंछते हुए जहांगीर ने क्रिस से कहा, तुम एक कार रेसर हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। तुम्हारी टांग टूट गई है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हाँ, अगर मेरी रेस को और मेरे रेसिंग के धंधे को कोई फर्क पड़ता है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम अब बच्चे नहीं रहे। फ्रैक्चर हो जाए तो कम से कम 2 या 3 महीने लगते हैं रिकवर होने के लिए। तुम 1 महीने में कैसे रेस के लिए लायक हो जाओगे? जहांगीर की बात का तुरंत ही जवाब देते हुए क्रिस ने कहा, जी मैं एक सर्जरी करवाने वाला हूँ, जिससे मेरी रिकवरी काफी तेज हो जाएगी। अगर मैंने इसी हालत में रेसिंग की तो जरूर हार जाऊंगा, और अगर इस बार हार गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बोतल से पानी पीने के बाद जहांगीर ने मुस्कुराते हुए क्रिस से कहा, मुसीबत में तो तुम पहले से ही हो। मैंने सुना है तुम्हें अपनी स्पोर्ट कार भी बेचनी है। काफी कर्जा है तुम्हारे सर पर, मगर मल्होत्रा फार्मेसी के पास अभी इतने पैसे तो जरूर बाकी होंगे कि तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। जहांगीर की इस बात पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे मामलों से मल्होत्रा परिवार और मल्होत्रा फार्मेसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके लिए मैं खुद प्रॉब्लम खड़ी कर सकता हूँ तो उन्हें सोल्व भी मैं खुद ही कर लूंगा। क्रिस को इस तरह जहांगीर के साथ बात करते हुए देखकर पीछे खड़े हुए गुंडे आगे आकर क्रिस को पकड़ने ही वाले थे कि तभी जहांगीर ने इशारे से उन्हें रोक दिया। जहांगीर ने क्रिस को ऊपर ऊपर से नीचे देखकर कहा, मुझे पसंद है ये यंग लड़के जो खुद को पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, अब जाओ तुम। रेस 1 महीने के बाद होगी। तभी जहांगीर के एक आदमी ने हैरान होकर जहांगीर से कहा, मगर भाई हमने तो सारे रेसर्स को बुला लिया है, ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि आसपास के शहरों से रेसर्स अपनी कार लेकर आ रहे हैं। क्या कहेंगे हम उन सबको? उस आदमी को अपनी आंखें दिखाते हुए जहांगीर ने कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जहांगीर ने रेस पोस्टपोन कर दी है। जहांगीर की आंखों का गुस्सा देखकर वह आदमी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जहांगीर की बात सुनते ही क्रिस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्रिस ने हल्का सा सर झुकाकर जहांगीर को थैंक्स कहा। क्रिस जानता था कि जहांगीर बेहद ही खतरनाक आदमी था। दिल्ली के लोगों में जहांगीर का बहुत खौफ था, लेकिन कहने वाले यह भी कहते थे कि जहांगीर एक ऐसा इंसान था जिसे अगर छेड़ा जाए तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और अगर प्यार से उसकी मदद मांगी जाए तो वह बिना मदद किए तुम्हें अपने घर से भेजेगा नहीं। कहीं ना कहीं यह बात क्रिस को आज सच लग रही थी। क्रिस जहांगीर को थैंक्स कहने के बाद जिम से बाहर निकलने लगा। तभी अचानक एक आदमी दौड़ते हुए अंदर आया। उसने जहांगीर के कानों में कुछ कहा। उस आदमी की बात सुनते ही जहांगीर के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। अचानक ही जहांगीर की आंखों में गुस्से से लाल हो गए। जिम के बाहर लंगड़ा कर जा रहे क्रिस को जोर से आवाज लगाते हुए जहांगीर ने रोक लिया। अपने आप पर जहांगीर को इस तरह चिल्लाते देख क्रिस हैरान रह गया। आसपास खड़े लोग भी जहांगीर के इस रिएक्शन से हैरान हो गए थे। आंखों में गुस्सा लिए धीरे से जहांगीर चलकर क्रिस के पास आया। जहांगीर ने अपने मजबूत हाथों से क्रिस का कॉलर कस से पकड़ लिया और अपनी रुआबदार आवाज में क्रिस से पूछा, क्या अनिका गुलेरिया तुम्हारे साथ मल्होत्रा हाउस में रहती है? जहांगीर के मुंह से अनिका का नाम सुनते ही क्रिस के होश उड़ गए। बेहद हैरान और घबराया हुआ क्रिस जहांगीर के इस सवाल को समझ नहीं पा रहा था। क्रिस की आंखों में डर साफ नजर आने लगा था। तभी जहांगीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए क्रिस से पूछा,
क्या लगती है अनिका गुलेरिया तुम्हारी? हड़बड़ाती हुई आवाज में क्रिस ने जहांगीर को जवाब देते हुए कहा, अनिका गुलेरिया मेरी बहन है। क्रिस के मुंह से यह सुनते ही जहांगीर ने अचानक ही क्रिस के कॉलर पर अपनी मजबूत ग्रिप छोड़ दी। झटके की वजह से क्रिस जोर से जमीन पर गिरा। अपने पाँव के पास पड़े क्रिस को देखकर अचानक ही गुस्से से तिल मिलाया हुआ जहांगीर हंसने लगा। जहांगीर की हंसी सुनकर जिम में खड़ा हर एक शख्स घबराने लगा था। अचानक ही हंसते हंसते जहांगीर रुक गया और फिर घुटनों के बल क्रिस के पास बैठ गया। क्रिस की आंखों में आंखें डालकर जहांगीर ने क्रिस से कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, स्कूल में तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजी मेरे बेटे का मजाक उड़ाती है, उसे इतना परेशान करती है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और दूसरी तरफ भाई मेरे पास मदद की भीख मांगने आता है। तो चलो अब मेरा भी फैसला सुन लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। रेस अगले हफ्ते ही होगी, तुम किसी तरह अपने पाँव की मरम्मत करवा लो, और इतना याद रखना, अगर इस बार तुम यह रेस हार गए तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा यह तुम खुद भी अच्छी तरह से जानते हो। घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस जिन इन्वेस्टर ने तुम पर करोड़ों की बेट लगाई है उनका गुस्सा तुम पर बरसेगा। पहले से तुम इतने बड़े कर्जे में हो, अब की रेस अगर हार गए तो तुम्हारे सर पर इतना बड़ा कर्जा हो जाएगा कि शायद मल्होत्रा फार्मेसी बेचकर भी तुम्हारा इतना बड़ा कर्जा पूरा नहीं हो जाए। अपने पैरों पर खड़े हुए क्रिस ने जहांगीर से कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे परिवार को इन सब से दूर ही रखिए। इन सब बातों से अनिका का कोई लेना देना नहीं है। क्रिस की हिम्मत और क्रिस का जवाब सुनकर जहांगीर ने फिर से उसे मजबूती से कॉलर पकड़ लिया और कहा, जो तुम्हारी बहन और भांजी ने मेरे बेटे के साथ किया है, मैं चाहूँ तो तुमसे उसका बदला ले सकता हूँ अभी के अभी। मगर मेरे आदमी ने मुझसे बताया कि तुम्हारा उनके साथ कोई खास रिश्ता नहीं, इसलिए तुमसे बदला नहीं ले रहा, मगर तुमसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, मगर मेरी बीबी तुम्हारी बहन की जो हालत करेंगी शायद वह तुम सोच भी नहीं सकते। खैर मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इतना याद रखना कि तुम्हारे अलावा अगर यह रेस कोई जीत सकता है तो वह सिर्फ कार्तिक है। किसी तरह तुम्हारी जगह कार्तिक को रेस में बिठा दो, रेस जीत लो, सारे पैसे चुका दो इन्वेस्टर को, और बस टेंशन फ्री हो जाओ, वरना तुम्हें उस बॉक्सर मनीष की कहानी तो पता ही होगी। 4 महीने पहले एक बॉक्सिंग मैच हार गया था। इन्वेस्टर का इतना नुकसान हो गया कि उन्होंने उस बॉक्सर की किडनी तक बेच दी अपना पैसा वसूल करने के लिए। उसकी लाश को आज तक पुलिस ढूंढ रही है। उसके बीवी बच्चे दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। अगर तुम चाहो कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ ना हो, अगले हफ्ते होने वाली रेस जीत जाओ, या फिर कार्तिक को अपनी जगह रेस में बैठाओ। अंडरवर्ल्ड गैम्बलिंग से बहुत पैसा बनाया है तुमने, मगर बेटा इतना आसान नहीं होता है इस धंधे में पैसा कमाना, क्योंकि यहाँ जब प्रॉब्लम आती है तो चारों तरफ से आती है। जब जहांगीर क्रिस को यह सारी बातें कह रहा था तभी जिम का दरवाजा खोलकर फातिमा तेजी से अंदर आई। फातिमा के ठीक पीछे उसका बेटा जिम्मी अपनी माँ का हाथ पकड़कर चल रहा था। जैसे ही जिम का दरवाजा बंद हुआ, अचानक ही जिम्मी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दर्द से जिम्मी का सर फटा जा रहा था। जिम्मी को ऐसा लगने लगा था जैसे कि किसी ने बहुत भारी सामान जिम्मी के सर पर अचानक ही रख दिया था। अचानक ही जिम्मी का चकराकर जमीन पर गिर गया। जिम्मी की माँ ने जिम्मी को अपने हाथों में उठा लिया। जिम्मी बेहोशी की हालत में धीमी आवाज में अपनी माँ से कहने लगा, मैं मरने वाला हूँ मम्मी, मैं मर जाऊंगा। जिम्मी की बातें सुनकर फातिमा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पता नहीं उस औरत ने क्या जादू टोना किया है मेरे बच्चे पर। उसके नन्हे से चेहन में यह बात भर दी है कि वह मरने वाला है। अगर वह औरत किसी तरह मेरे सामने आ जाए तो छोड़ूंगी नहीं उसे। यह कहते हुए फातिमा
जिम्मी को लेकर जिम से निकलकर अपने बंगलों के अंदर चली गई। फातिमा के जाते ही गुस्से से तिल मिलाए हुए जहांगीर ने क्रिस से कहा, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे गले में हाथ डालकर तुम्हारी जान निकाल लूं। इतना याद रखना, अगले हफ्ते की रेस अगर तुम नहीं जीते तो इन्वेस्टर तुम्हें मार देंगे, और तुम यह रेस ना जीतो इसका ध्यान मैं रखूंगा। अगर तुम इस इस सब से बचना चाहते हो तो जाकर उस औरत अनिका गुलेरिया को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। फातिमा उसे ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो समझ लो रेस के बाद मल्होत्रा परिवार और मल्होत्रा फार्मेसी खत्म। बोलो क्या करना है तुम्हें, जवाब दो। जहांगीर के सारे आदमी हाथ में हथियार लिए गुस्से से क्रिस की ओर देख रहे थे। क्रिस ने अपने हाथ जहांगीर के सामने जोड़ लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे परिवार का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं अलग हूँ और मेरा परिवार अलग है। यह कहने के बाद क्रिस लंगड़ाते हुए जिम से बाहर निकल गया। क्रिस के जाते ही पास खड़े जहांगीर के एक आदमी ने जहांगीर से कहा, भाई मैं इस लड़के को काफी वक्त से जानता हूँ, अच्छा लड़का है, जबान का भी पक्का है, बस एक ही गलती है इस लड़के की, वह कमबख्त अनिका गुलेरिया इसकी कजन बहन निकली। तभी एक गुंडे ने पूछा, भाई आप कहे तो रेस में ही इस लड़के का काम खत्म कर दे। जहांगीर ने गुस्से से उस आदमी की ओर देखा और कहा, यह बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल दो, जहांगीर गैर कानूनी काम भी ईमानदारी से करता है। उस लड़के का क्या होगा वह उसका नसीब ही तय करेगा। रेस अगले हफ्ते ही होगी, मगर सारे इन्वेस्टर को बता दो कि मल्होत्रा परिवार और मल्होत्रा फार्मेसी को इन सब से अलग ही रखे। जो भी करना है वह हिसाब इसी लड़के से करे। अगर यह लड़का रेस हार जाता है तो वह इसके साथ जो चाहे कर सकता है, बस मल्होत्रा परिवार को इन सब से दूर रखे। लंगड़ा कर चढ़ रहे क्रिस को अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी। जहांगीर का एक करीबी दौड़कर क्रिस के पास आया। क्रिस के कंधे पर हाथ रखते हुए उस आदमी ने कहा, पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने जहांगीर भाई पर। उन्होंने कहा है मार्केट में सबसे कह देना कि तुम्हारे मामले में तुम्हारे परिवार को दूर रखा जाए। क्रिस ने यह बात सुनते ही अपना सर झुका लिया और उस आदमी से कहा, भाई को मेरा थैंक्स कह देना। क्रिस अपना हाथ दिखाकर टैक्सी रोकने की कोशिश करने लगा। तभी जहांगीर के उस आदमी ने क्रिस से कहा, देखो तुम्हारी प्रॉब्लम अभी के अभी सॉल्व हो सकती है। तुम चाहो तो भाई यह रेस 1 महीना पीछे भी कर सकते हो। तुम ठीक हो जाओ और रेस जीतकर अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वैसे भी तुम्हारी कजन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम एक काम करो, तुम उस लड़के को फातिमा मैडम के पास लेकर आओ, उसके पास माफी मंगवा लो और मामला यही खत्म कर दो। उस कजन के लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो, जिसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं। भाई का उसूल है कि कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते, वरना उसे कब का उठा लिया होता। अपने कंधों से उस आदमी का हाथ नीचे सरकाते हुए क्रिस ने कहा, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहते हुए क्रिस सामने खड़ी टैक्सी में बैठकर निकल गया। क्रिस मल्होत्रा हाउस से थोड़ी दूर अपना खुद का बंगला खरीदा था। विला छोटा था, मगर शहर की भीड़ भाड़ से दूर होने की वजह से क्रिस को यहाँ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही क्रिस अपने विला में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर से उनका सामान उठाकर बाहर ले जा रहे थे। क्रिस ने उन आदमी को रोकने को कहा, मगर सामान बांध रहे लोगों ने क्रिस को जवाब देते हुए कहा, हमें जो कहा है हमें तो वही कर रहे हैं। मालिक अंदर है, उनसे जाकर बात करो। क्रिस दौड़कर जब अपने विला के अंदर गया तब उसने देखा कि लगभग उसी की उम्र का एक लड़का बाकी आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वह लड़का कल्याण शास्त्री का बेटा विकी था। क्रिस अपने सर से कर्जा उतारने के लिए बहुत सारे रुपये की जरूरत थी, इसलिए क्रिस ने अपनी स्पोर्ट कार और अपना खुद का बंगला बेचने का फैसला किया था। कल्याण शास्त्री के बेटे ने विक्की ने मौके का फायदा उठाते हुए बंगला आधे से कम कीमत पर खरीद लिया था।
मगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था कि पैसा चुकाने के 1 महीने बाद विकी को बंगले का परमिशन दिया जाएगा। मगर अभी 1 महीना पूरा होने में बहुत वक्त बाकी था। क्रिस चाहता था कि वह कुछ दिनों तक मल्होत्रा हाउस ना जाकर अपने इसी बंगलों पर रहे, ताकि जो मुसीबत क्रिस पर इस वक्त फंसा था उसका साया उसके परिवार पर ना पड़े। गुस्से से क्रिस ने विकी से पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि 1 महीना पूरा होने के बाद ही तुम्हें बंगला मिलेगा। फिर तुम आज इस तरह यहाँ क्यों आ गए हो? अभी कल ही तो हमने एग्रीमेंट साइन किया था। विक्की ने मुस्कुराते हुए क्रिस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमने कल ही एग्रीमेंट साइन किया था और 1 महीना पूरा होने के बाद ही तो मैं यह बंगलो लेने आया हूँ। लगता है तुम कोई ऐसा नशा करने लगे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। आज तारीख क्या है वह भी भूल गए हो? आज महीने की 1 तारीख है। हमने कल एग्रीमेंट साइन किया था पिछले महीने की 31 तारीख को। महीना पूरा हो गया तो मैं अपने खरीदे हुए बंगलों पर आ गया। कानूनी तौर पर अब यह तुम्हारा घर नहीं है। फिलहाल तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो। रहा सवाल तुम्हारे सामान का, तो मैं बाइज्जत अपने आदमियों से कहकर बाहर रखवा दूंगा। तुम्हें जब भी टाइम मिले गेट से बाहर अपना टाइम लेकर चले जाना। विकी की ऐसी बातों का क्रिस के पास कोई जवाब नहीं था। क्रिस पर ऑलरेडी बहुत मुसीबतें थी। विकी ने चालबाजी से एग्रीमेंट के तोड़ मरोड़ कर बंगले के पोजीशन पर हासिल किया था। विकी के पास बंगला छोड़कर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तभी एक आदमी एक बड़ी सी टॉफी लेकर बाहर जा रहा था। विकी ने उस आदमी को रोकते हुए पूछा, वह क्या है तुम्हारे हाथ में? बड़ी ही शानदार टॉफी है। जैसे ही क्रिस की नजर टॉफी पर पड़ी, वो बस उसी को देखता रहा। ये टॉफी क्रिस ने अपनी पहली रेस में जीती थी। क्रिस के माँ बाप कार रेसिंग से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही क्रिस को इस आदत से दूर रहने को कहा करते थे। इसलिए क्रिस ने यह टॉफी इसी बंगले में संभाल कर रखी थी। यह टॉफी क्रिस के दिल के बहुत करीब थी। इससे पहले कि वह आदमी टॉफी क्रिस के हवाले करता, विकी ने टॉफी अपने हाथों में ले ली। कुछ देर टॉफी को देखकर अचानक ही विकी ने टॉफी को दीवार पर पटक कर तोड़ दिया। अपनी टूटी हुई टॉफी को जमीन पर गिरा हुआ देखकर क्रिस के सर पर खून सवार हो गया। क्रिस ने विकी को जोर से एक मुक्का मारा, फिर अपने हाथ से विकी को गर्दन से मजबूती से पकड़ लिया। विकी के आदमी विकी को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर क्रिस के इतनी मजबूती से विकी को जकड़ रखा था कि 4 लोग मिलकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। फिर किसी ने क्रिस की चोट लगी हुई टांग पर जोर से लात मारी। दर्द की वजह से क्रिस की ग्रिप छूट गई और वह जमीन पर जाकर गिरा। विकी के आदमियों ने क्रिस को लातों से मारना शुरू किया। तभी विकी ने अपने आदमियों को रोकते हुए क्रिस से कहा, बहुत प्यार करते हो अपनी रेसिंग से। अभी तो तुम्हारी टॉफी की ये हालत की है। अब मैं तुमसे छीन लूंगा तुम्हारी सबसे कीमती और करीबी चीज, तुम्हारी स्पोर्ट कार। मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है और तुम्हारी स्पोर्ट कार मैं 1 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी डील है। मेरी मानो तो वह कार मुझे अभी के अभी बेच दो, फायदे में रहोगे। यह मत सोचना कि तुम्हारी कार का इससे बेहतरीन दाम तुम्हें मार्केट में मिलेगा। मैंने सबसे कह दिया है, इस कार की बोली 1 करोड़ के ऊपर कोई ना लगाए। तुम तो जानते ही हो स्पोर्ट कार के बायर्स दिल्ली में इतनी आसानी से नहीं मिलते। स्पेशल एडिशन स्पोर्ट कार की मार्केट वैल्यू 3 करोड़ की थी। ये कुछ साल पहले की बात थी। कंपनी ने ऐसी सिर्फ 3 गाड़ियां इंडिया में बेची थी। इनके बाद इन स्पेशल एडिशन स्पोर्ट कार की मैन्युफैक्चरिंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। इंडिया के बाहर के बाजार में इस कार की कीमत तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए की थी। मगर विकी क्रिस की मजबूरी का फायदा उठाकर काफी सस्ते में उसकी कार पर कब्जा करना चाहता था। जमीन पर पड़े हुए क्रिस ने तेज सांस लेते हुए विकी से कहा, मैं वह कार किसी ऐसे आदमी को फ्री में दे दूंगा जो उस कार की इज्जत करना जानता हो।
तुम्हें उस कार के बारे में कुछ नहीं पता। उस कार में बैठकर तुम उस कार की प्रेजेंट खराब कर दोगे। एक आम गाड़ी और उस कार के बीच का फर्क तुम कभी भी नहीं जान सकते। क्रिस की बात पर बौखलाते हुए विकी ने कहा, ठीक है, तो अब मैं भी देखता हूँ कि कौन खरीदता है तुम्हारी यह कार। अब तुम्हारे कार की कीमत में मार्केट में और भी कम कर दूंगा। इससे पहले कि विकी आगे कुछ कहता, क्रिस का फोन बजने लगा। जैसे ही क्रिस ने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, क्रिस, तुम्हारी कार के लिए एक अच्छा सा बायर मिल गया है। वह 4 करोड़ चुकाने के लिए भी तैयार है।